morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है बेटा. In previous class we discuss हिंदी व्याकरण टॉपिक और हिंदी मेधा टॉपिक, हिंदी वसंत टॉपिक जो भी हमने पढ़ा है. ओके, जो भी हमने पढ़ा है, लेकिन हमने एक लेसन पढ़ा था शब्द और वाक्य. क्या पढ़ा था हमने? शब्द और वाक्य. अब जो शब्द और वाक्य था तो उसमें हमने एक बात पढ़ी थी विकारी शब्दों के बारे में कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे हमने. क्या पढ़े थे? भेद. एक तो था विकारी शब्द और एक था अविकारी शब्द. तो जो विकारी शब्द थे इसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा विकारी शब्दों में संज्ञा आता है, लिंग आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, ठीक है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है. इनके ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है? लिंग का, वचन का और काल कारक का. इनका प्रभाव पड़ता है. ठीक है. संज्ञा टॉपिक हमने पढ़ा है. आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो इन शब्दों के ऊपर प्रभाव डालने वाला होगा. मैंने जब वो शब्द और वाक्य आपको पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि जब ये टॉपिक आएंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है. तो देखो, मान लीजिए मैं ये कहूँ आपको, मैं एक वाक्य बोलूं आपको, अब जैसे देखो मैं एक वाक्य लिखूं, मेरा भाई पढ़ती है. क्या वाक्य लिखा मैंने? मेरा भाई पढ़ती है. दूसरा वाक्य मैंने लिखा, मेरी बहन पढ़ता है. मेरी बहन पढ़ता है. तीसरा वाक्य मैं लिख दूं कि मान लीजिए किसी का नाम लिखूं और मैं कहूं कि शीतल घर जाएगी. ठीक है. मैं कहूं शीतल घर जाएगा. आप मुझे इनमें से ये बता दीजिए कि कौन सा वाक्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 वाक्य दिए गए हैं. इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपको बिल्कुल सही नजर आता है? कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल सही है? आई थिंक सभी बच्चे बता रहे होंगे कि मैम इसमें से तो ये वाला जो वाक्य है 3rd नंबर वाला ये बिल्कुल सही है, शीतल घर जाएगी. लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि ये सही क्यों है? क्या आपने नोटिस किया कि ये सही क्यों है? क्योंकि देखो ये जो शब्द है शीतल, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है. क्या है ये? स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इससे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है. इस शब्द से हमें किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है. अब जब ये स्त्रीलिंग है तो इसके अनुसार ये भी किस में आएगी? स्त्रीलिंग में ही आएगी. अगर हमने इसको पुल्लिंग बना दिया जाएगा, अब इससे हमें किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग का. अगर हमने इसे पुल्लिंग बना दिया, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा. मेरा भाई, यहाँ क्या आना चाहिए था? पुल्लिंग शब्द, पढ़ता है. मेरा भाई पढ़ता है ना. और ये मेरी बहन, यहाँ क्या आना चाहिए था? पढ़ती है. तो क्या ये चीज आपके समझ में आई कि अगर ये जो शब्द है ये हमें बता रहे हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है और इससे हमें पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग शब्द है. तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, किसका? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं. या ये कहा जाए कि जिन शब्दों से हमें पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है
जिन शब्दों से हमें पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है वो ही क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा लिंग का, कि लिंग किसे कहते हैं। यहाँ आपके समझ में आया होगा कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बट फिर भी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिटेल से, कि सबसे पहले आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख सकते हो। मान लो आपसे पूछे लिंग की परिभाषा क्या होती है, तो आप लिंग की डेफिनेशन ये दे सकते हो, जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न जब आप पढ़ते हो तो उसमें उदाहरण, ये व्याकरण है इसलिए उदाहरण बहुत बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर हम लिख दें माता, पिता, पुत्र, पुत्री, बकरी, गाय, मोर, शेर, शेरनी, खिलौना, खिलौना, पक्षी, बिच्छू, खटमल। अब देखो, अब यहाँ आओ आप, कुछ शब्द आपको नजर आ रहे होंगे जिनसे आपको लग रहा होगा ये स्त्रीलिंग है, कुछ शब्द आपको नजर आ रहे होंगे जिनसे आपको लगेगा कि ये पुल्लिंग है। एक दो और लिखती हूँ उनको, गिलहरी, ठीक है, गिलहरी। और इसके अतिरिक्त हम लिखना चाहें तो देखो, इनमें हम समझना चाहें तो आपको इसमें कुछ शब्द नजर आ रहे हैं। मान लीजिए हम पहले स्त्रीलिंग शब्दों को निकालते हैं, ठीक है। ये शब्द कैसा है, माता, हमारी माँ है। क्या इस शब्द से हमें किसका बोध हो रहा है कि ये तो स्त्रीलिंग है, यानी ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहा है। फिर पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री, ये भी हमें स्त्री जाति का बोध करा रही है। बकरी, ये भी हमें किसका बोध करा रही है, स्त्री जाति का। गाय, ये भी स्त्री जाति का बोध करा रही है। फिर मोर, शेर, शेरनी, ये भी स्त्री जाति का बोध करा रही है, ठीक है। फिर इसको भी छोड़ दो आप, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको, ये भी हमें किसका बोध करा रही है, स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो देखो, जिन जिन को मैंने राउंड किया है वो आपको किसका बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। और जिनको मैंने राउंड नहीं किया है वो, इसका मतलब क्या है, वो स्त्री जाति नहीं है तो कौन सी हो सकती है, पुरुष जाति हो सकती है। अब ये तो हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे कि खिलौना, अगर आपको इसका स्त्री जाति करना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे भाई। माता का आपने कर दिया पिता, पुत्री का आपने कर दिया पुत्र, बकरी का आपने कर दिया बकरा, और गिलहरी का कैसे करोगे, गिलहरा थोड़ी बोलोगे, नहीं। इसी तरह से तो ये भी शब्द जो है इसको भी थोड़ा सा आप अलग से डिनोट कर लो। एक इसमें देखो, पिता, पिता का स्त्रीलिंग आपने क्या बना दिया, माता। पुत्र का आपने क्या बना दिया, पुत्री। मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, ठीक है। अब देखो, खिलौना का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, खिलौनी, नो। पक्षी का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, पक्षिनी, नहीं। बिच्छू का क्या बनाओगे, खटमल का क्या बनाओगे। अब यहाँ आप कंफ्यूजन में आ गए, मैम फिर ये किसमें काउंट होंगे। तो बेटा, कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी इसको और आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ तो मैंने आपको ये बताया है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से आगे चलिए, क्योंकि इसको अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो हम नर गिलहरी कर देंगे। यहाँ पे और करवाऊंगी इसको अगर हमने करना है, क्योंकि पुल्लिंग तो है ही, इसे अगर हमें स्त्रीलिंग में करना है तो क्या लगा देंगे, मादा खटमल, मादा बिच्छू, मादा पक्षी। ठीक है, खिलौना सदैव किस में रहेगा, पुल्लिंग में रहेगा। ठीक है, खिलौना जो शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में आएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं हमारे इसमें ही आगे पॉइंट के ऊपर कि लिंग के भेद कितने होते हैं। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक है, सरल है, आप समझते भी आए हो पीछे भी। तो जो लिंग है इसके भेद कितने होते हैं, तो इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, आई थिंक आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यस, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग तो देखो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे मोर, शेर, कुत्ता। ठीक है, इसके अतिरिक्त बकरा, इसके अतिरिक्त हम लिखें बाघ आदि। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे माता, बहन, गाय, बकरी, मोरनी, शेरनी आदि। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, मेन क्या है ये, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाएंगे, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया बेटा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, कुछ इनके नियम होते हैं, इनको बनाने के कुछ नियम होते हैं। अब आपको इसमें कोई पूछे कि मैम हम पहचान कैसे करें कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है और स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो देखो बेटा इसको समझना एक बार। ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान भी रखनी होंगी और इसका एक तरीका भी बताऊंगी आपको। जैसे पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द। मैं कहूं आपको जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, जैसे हम कह दें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, माघ, पो, ये सब क्या हैं, ये सब कहलाते हैं हिंदी महीनों के नाम। और ये सभी किस में आते हैं, हिंदी महीनों के नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्दों में। ठीक है, फिर मैं कहूं मान लो पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, हाँ इनमें कुछ अपवाद हो जाते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, एक दो जो नहीं होते हैं, है ना, कुछ अपवाद तो माने जाते हैं। जैसे पर्वतों के नाम हैं, अब यहाँ पर मैं आपको कहूँ हिमालय, रॉकीज, एंडीज पर्वत, है ना, हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत,
विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब क्या है? ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग शब्दों में। ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं महासागरों के नाम, किसके? महासागरों के नाम, तो महासागरों के नाम भी किसमें चले जाएंगे? जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना? तो ये किस में आ जाएंगे? ये सारे भी किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्दों में गिने जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से जैसे हम कहें कि उसके नदियों के नाम, किसके? नदियों के नाम, तो जो नदियों के नाम होंगे ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग शब्दों में। ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग शब्दों में। जो नदियों के नाम है वो किस में आएंगे? स्त्रीलिंग शब्दों में। जैसे हम कहते हैं गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदियों के नाम हैं। ये किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में आ रहे हैं। जबकि पर इनके महासागरों के नाम किस में आए? जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब किस में चले गए? ये महासागरों के नाम किस में चले गए? पुल्लिंग शब्दों में। तो कुछ चीजें हैं जो हमें नोट रखनी है कि ये ऐसे आएगा। अगर आपको एक इजी सा मेथड चाहिए तो जैसे देखो, आपने देखा स्त्रीलिंग शब्दों के नाम जो हैं वो नदियों के नेम हैं, तो वो कैसे हैं? देखो, गंगा, तो गंगा बहती है या गंगा बहता है? कौन सा शब्द आएगा? बहती है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है जिसके साथ क्रिया भी कौन सी आ रही है? स्त्रीलिंग शब्दों में। जबकि प्रशांत महासागर बहता है, या हम ये कहें कि प्रशांत महासागर बना हुआ है या बनी हुई है, तो कौन सा आएगा? बना हुआ है, तो ये पुल्लिंग शब्दों में आएगा। ठीक है ना? इसी तरह से हिमालय पर्वत खड़ा है या हिमालय पर्वत खड़ी है, रोकीज पर्वत खड़ा है या रोकीज पर्वत खड़ी है, कौन सा आएगा? तो इनके साथ क्रिया लगा करके या इनका वाक्य प्रयोग करके आप इनकी पहचान कर सकते हो। और देखो इसमें जैसे देशों के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं? देशों के नाम। देशों के नाम किस में आएंगे? आप देखो, भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस। कैसा लग रहा है आपको? ये स्त्रीलिंग में लग रहे हैं या पुल्लिंग में लग रहे हैं? पुल्लिंग शब्दों में। तो जो देशों के नाम होते हैं वो भी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है। देशों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। इसी तरह से हम ये कहें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग में होते हैं। सदैव पुल्लिंग में रहने वाले, सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द। जैसे देखो, मैं यहां पर आपको बोलूं बिच्छू, खटमल, चीता। ठीक है। बिच्छू, खटमल, चीता, और इसके अतिरिक्त जैसे मच्छर होता है, खरगोश होता है, पक्षी होता है। क्या क्या होते हैं? जैसे मच्छर, खरगोश, ठीक है, पक्षी, ये सब किस में आ जाएंगे? जो सदा पुल्लिंग में रहेंगे। अगर हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें इनके आगे क्या लगा देना है? मादा मच्छर, मादा बिच्छू। अगर हमें इन्हें स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें इनके आगे क्या लगा देंगे? मादा शब्द बना देंगे, मादा शब्द लगा देंगे, और ये क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। ठीक है ना? इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के बजाय सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे जो सदैव
स्त्रीलिंग में रहेंगे वो, जैसे हम कहें तितली, तितली, गिलहरी और मकड़ी, कोयल, मकड़ी, कोयल, बुलबुल। तो ये सब क्या है? ये सब है स्त्रीलिंग शब्द। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। अगर हमें इनसे पुल्लिंग बनाना है तो तितली का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तितली का नर तितली, गिलहरी का नर गिलहरी, मकड़ी का नर मकड़ी। ठीक है, तितली का नर तितली, गिलहरी का नर गिलहरी और मकड़ी का नर मकड़ी। तो इस तरह से कुछ शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं उनके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? नर लगा करके उन्हें पुल्लिंग बनाना पड़ेगा। कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जो सदैव किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, उनके सामने यदि हमें उन्हें स्त्रीलिंग में बनाना है तो हमें क्या लगा देना है? मादा शब्द लगा देना है, तब जाकर के वो पूरे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है ये लेसन। हाँ, आपको इसको समझना जरूर है, क्योंकि इसके नियम यदि मैं आपको लिखवाती हूँ तो आप उसमें कंफ्यूजन में आ जाओगे। अगर मैं नियम लिखवाऊंगी तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो कैसे? वाक्य बना करके। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं नेत्र शब्द है, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आया हुआ है कि नेत्र शब्द है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे? इसकी पहचान करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम इसे वाक्य में प्रयोग कर लें। नेत्र खोला जाता है, खोले जाते हैं या नेत्र खोली जाती हैं? बताओ आप मुझे, नेत्र खोला जाता है या नेत्र खोली जाती हैं? तो नेत्र शब्द है, हम वाक्य बनाएंगे तो नेत्र खोला या खोले जाते हैं। ठीक है, इसको रहने तो आप इसी से समझो, नेत्र खोले जाते हैं, ना कि नेत्र खोली जाती हैं, नहीं ना? तो हमारा खोले जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? पुल्लिंग में। किस में है ये? पुल्लिंग में। अगर हम कहते हैं यहाँ पर आंख, आंख शब्द किस में है? तो आप बताओ, आंखें खोली जाती हैं या आंखें खोला जाता है? बताओ आप, आंखें खोली जाती हैं, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। इसी तरह से जैसे देखो जूता शब्द है, तो जूता पहना जाता है या जूती पहनी जाती है? जूता पहना जाता है या जूता पहनी जाती है? नहीं ना, तो जूता पहना जाता है, इसका मतलब ये पुल्लिंग में। किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में। जबकि हम यहाँ पर कर देंगे जूती, जूती पहनी जाएगी या पहना जाएगा? जूती पहनी जाएगी, तो वो किस में हो जाएगा? स्त्रीलिंग में। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि आपको कोई शब्द में कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये शब्द स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग में, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना बेटा कि आप उसका वाक्य प्रयोग कर लेना। वाक्य प्रयोग करते ही आपके समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, अब आपसे ज्यादा वो करने की वो है नहीं, आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे आपसे कोई पूछ ले अध्यापक का, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, फूफा, बुआ, माता, पिता, भाई, बहन, ये सब आप कर सकते हो, है ना? कर सकते हो ना? तो ये था हमारा आज का लेसन। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा, और कल फिर हम एक अलग लेसन के साथ आपके सामने प्रस्तुति करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।